टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। क्वेश्चन आ जाएगा, कॉमन नेम दे देगा गेमेक्सिन, लिंडेन एंड ऑल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। इससे आपको प्रायोरिटाइजेशन मिल जाएगी, मुझे कहां तक कर लेना है। एक लिमिट के बाद तुझे याद हो जाएगा। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। बच्चों, जेईई मेन 2024 बहुत नजदीक आ रहा है, आप सभी जानते हैं, जिसके लिए केमिस्ट्री का अगला सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं। फिजिकल केमिस्ट्री के सेशन को आपने बहुत बहुत प्यार दिया, आप सभी का धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए और आपने इंस्पायर किया मुझे कि आप सबके लिए ओसी एंड आईओसी का वीडियो भी मैं लेकर आऊं। अभी मैं आज आपके लिए मास्टर सेशन लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपके फंडे बिल्कुल क्लियर रहें कि किस चैप्टर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, किस चैप्टर से आपको कम मिलने वाले हैं, और उस चैप्टर में किन की कॉन्सेप्ट्स पे हमें फोकस करना है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेमोराइज कैसे रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इस मास्टर सेशन में यू विल बी गेटिंग ऑल योर आंसर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा आपको कुछ और करने की आवश्यकता, मतलब कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी फिर बस प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, काम हो जाएगा। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि आपको दो मास्टर रिसोर्स के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। सबसे पहले वो बच्चे जो अब मॉक टेस्ट देना शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं, आप सभी के लिए बच्चों, एज पर द अपडेटेड सिलेबस हम लोग ने टेस्ट सीरीज को अपडेट कर दिया है। AOTS आ चुका है, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आप सभी इसका हिस्सा बने। इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, बहुत कुछ इंडिया की मोस्ट रेलेवेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है। इसका हिस्सा आप सभी को बन जाना है और आज ही अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। कहाँ से इसमें एनरोल करना है? सिंपली आप ऐप पे जाइए या वेबसाइट पे लॉग इन करिए। फ्रॉम देयर गो टू द स्टार बैचेस सेक्शन एंड बच्चों, स्टार बैचेस सेक्शन पे जाने के बाद यू विल गेट दिस पर्टिकुलर पैकेज वेयर इट इज रिटन AOTS। फ्रॉम देयर एक्सप्लोर करिए एंड वहां से आप इसमें डायरेक्टली आज ही अभी एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, मतलब मॉक टेस्ट देना शुरू करें। बच्चों, एक और अमेजिंग रिसोर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन के साथ साथ हमें घर पे भी ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करना होता है, जिसके लिए मैंने कई सारी बुक्स को एनालाइज किया। अब उन पर्टिकुलर बुक्स में से ओसवाल बुक्स का एक बुक है जो इतना इम्पैक्टफुल अमेजिंग बुक है, जिसमें बहुत सारे कुछ खास फीचर्स भी हैं जिसका आपको फ़ायदा उठाना है। तो मैंने जब मल्टीपल बुक्स देखी तो मैं आपको इसको रिकमेंड करूंगा, बहुत हेल्प मिलेगी। ये है, दिस इज द पर्टिकुलर बुक। और ये जो पर्टिकुलर बुक है बच्चों, इसके अंदर नए सिलेबस के हिसाब से 10 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। ये पेपर, पहली चीज़ तो दीज पेपर आर रेलेवेंट, पेपर रेलेवेंट है बच्चों। अलॉन्ग विद दैट, अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो यहाँ पे बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए पेपर्स को डिज़ाइन किया गया है, अपडेट किया गया है। बहुत सारी बुक्स में अपडेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रॉपरली अपडेशन आ चुका है। उसके अलावा बच्चों, यहाँ पे प्रैक्टिस भी बहुत एक्सटेंसिव होती है। अलॉन्ग विद दैट एग्ज़ाम का एनालिसिस भी है। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ और ख़ास बात है? यस, दो इसमें खास बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आपको माइंड मैप्स मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरह के लर्निंग कर्व्स, लर्निंग चार्ट्स यहाँ पे इस बुक के अंदर। इसके अलावा आपको निमोनिक्स भी मिलेंगे बच्चों। तो यहाँ पे देर आर वेरियस टाइप ऑफ निमोनिक्स, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना है आपको, या फॉर एग्जांपल आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिक टेबल याद रखनी है, तो बहुत सारे अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स भी इसमें हैं। तो इस बुक के अंदर आपको निमोनिक्स मिल रहे हैं, माइंड मैप्स मिल रहे हैं, और क्या क्या कुछ मिल रहा है, मतलब बहुत ही रेलेवेंट है। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसका फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है, वहाँ से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसका फ़ायदा आप उठाइएगा। चलिए अब सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला पार्ट है GOC, IPSC एंड आइसोमरिज्म। देखिए, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इससे हम नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो क्वेश्चंस में अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले IPSC नेमिंग की अगर मैं बात आपको बोलूं, तो IPSC नेमिंग में बच्चों हम देख सकते हैं कि जो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं उनका नेमिंग आने के चांस बहुत हाई होते हैं। पॉलीफंक्शनल का मतलब नॉर्मली 2 फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जिसमें एक प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है जो जूनियर है। तो यहाँ पे आपको सीनियरिटी टेबल आनी चाहिए। और अगेन मैं बताऊँगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल है IPSC में वो NCERT लेवल ही आता है, बहुत टफ क्वेश्चन IPSC में नहीं आते। अलॉन्ग विद दैट आपको कुछ स्पेशल रूल्स, जैसे स्पेशल सफिक्स कब लगता है वो आपको आना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आप सभी को एरोमेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरीके से करते हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो IPSC नेमिंग को बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये नहीं कि स्पायरो करने लग गए, पॉलीफेनाइल्स करने लग गए, नहीं 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 नहीं, आपको सिंपली पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स देखने और बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं, राइट। और कुछ कॉमन नेम्स भी हमें क्लियर होना चाहिए कि भाई आइसो कब यूज़ होता है, नियो कब यूज़ होता है, टर्शरी कब यूज़ होता है,
ये सब हमें फंडे क्लियर होने चाहिए। तो नेमिंग कहाँ तक करनी है, एनसीईआरटी लेवल तक करो, प्रायोरिटी टेबल को सही से कर लो, बस काम अपना हो जाएगा। पीवाईक्यूज कर लो, दैट वुड बी गुड इनफ। अब मैं आपको बताता हूँ जीओसी के अंदर रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव के बेसिक्स तो आने चाहिए, लेकिन मेनली क्वेश्चंस पता है किस पार्ट से आते हैं? मेनली क्वेश्चन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस से आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है एनसीईआरटी में बच्चों, ये अमाइंस वाले चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन हमने इसको जीओसी में कंसिडर किया, तो एक क्वेश्चन लगभग इससे आना तय है। आप सभी जानते हो इसमें गैसियस स्टेट में और एक्वस फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वेरी करता है, उससे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। और गुआनिडीन और उसके जो वेरिएशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत ही कॉमन होते हैं, है ना बच्चों। अब अलॉन्ग विद दैट अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सेकंड प्रायोरिटी है, बट अगेन इससे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में एक ऑर्डर भी दिया हुआ है जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ विद सम ग्रुप्स कैसे वेरी करता है वो भी वहाँ मेंशन्ड है बच्चों। अलॉन्ग विद दैट एसिड बेस रिएक्शन से भी आजकल क्वेश्चन आने लग गया है। पहले एसिड बेस रिएक्शन से प्राइमरीली जेई एडवांस्ड में क्वेश्चन आता था, लेकिन जेई मेन में भी अब एसिड बेस रिएक्शन फेवरेबल है कि नहीं, खास तौर पे इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रिएक्शन रहता है बच्चों वो सबसे कॉमन है, उससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही हाई होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एरोमेटिसिटी से रिलेटेड रिएक्शन आना, या एरोमेटिक कंपाउंड है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो उनकी स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन आजकल आ जाता है ना बच्चों। लेकिन दीज आर द हॉटेस्ट टॉपिक्स, और इसमें आने को तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आने को तो सब कुछ से आ सकता है, पर दीज आर द हॉटेस्ट थिंग्स जिसमें आप यू कांट अफोर्ड टू मिस देम एट ऑल। ये तो मतलब अपने को ढंग से करने हैं। उसके अलावा कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन यानी इंटरमीडिएट्स का स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं उसके भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें भर भर के करनी चाहिए। अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, आइसोमेरिज्म का स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ सकता है। आइसोमेरिज्म का अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आएगा तो वो या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशन पे आएगा कि भाई जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, या कैलकुलेशन आ जाएगा कि कितने स्टीरियो आइसोमर हैं, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, या क्वेश्चन प्राइमरीली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के आसपास घूमता है जिसमें कंपाउंड कायरल है कि नहीं या कंपाउंड अकायरल है, इस तरह की बातें आपसे पूछी जाती है। कितने कायरल सेंटर्स हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा जाता है कि बताओ इसमें कितने कायरल सेंटर्स हैं, हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन्स आर देयर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की खास तौर पे ज़्यादा रोल रहता है। कन्फर्मेशनल में प्राइमरीली जब क्वेश्चन आता है तो कन्फर्मेशन में याद रखिए चेयर बोट, ट्विस्ट बोट वो सब नहीं आता है। कन्फर्मेशन में प्राइमरीली हमारा जब गॉश फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, कभी कभी एंटी से वो केस आते हैं, तो हमें कन्फर्मेशनल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बच्चों, वो आप देख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से जो क्वेश्चन आए हैं वो किस तरह के आए हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडिली। डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडिली का मतलब ये है कि कौन कितना जल्दी H+ को रिलीज करेगा, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो मेनली हॉट टॉपिक से ही आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब इसके बाद पार्ट आता है रिएक्शन वाला पार्ट। रिएक्शन वाले पार्ट में बच्चों हाइड्रोकार्बन से 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ जो एरोमेटिक वाला पार्ट है बच्चों वो मैंने अलग से डील किया है, एरोमेटिक रिएक्शंस को मैंने अलग सेपरेट पार्ट कंसिडर किया है। हाइड्रोकार्बन में अगर मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आजकल आपने देखा होगा एनसीईआरटी को आप साथ साथ लेके बैठ सकते हो। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है ओवरऑल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, वो हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उससे आजकल क्वेश्चन आने लग जाते हैं। जो टेबल्स हैं उसमें जो ऑर्डर्स हैं उस पर ध्यान देना है अपने को कि भाई बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, सिस और ट्रांस केस में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें अपने को क्लियर होनी चाहिए। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन है, 1,3 है, ऑर्थो मेटापैरा के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं। यूजेस भी जो पार्ट आता है क्वेश्चन आ जाएगा, कॉमन नेम दे देगा गैमेक्सीन, लिंडेन एंड ऑल और आपसे पूछ लेगा बताओ किसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ हेलोजेंस है। समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी के जो शुरुआत वाला पार्ट है और बाद वाला पार्ट है वो भी हमें करना है, यानी एनसीईआरटी हमें ढंग से करनी है बच्चों। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी हमें आनी चाहिए। एल्केन्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा ही फोटो हेलोजिनेशन होता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछता है आपसे वो नॉर्मली ये पूछ लेता है कि कितने कंपाउंड्स कायरल हैं या कितने कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं,
इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। एल्कीन एल्काइंस में प्राइमरीली मार्कोनिकोव एडिशन और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में क्वेश्चन आता है, जिसमें मार्कोनिकोव एडिशन में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में है। अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये तो अपना कुछ क्वेश्चन हमारे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड भी हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कायरल कंपाउंड्स, आइसोमेट्रिक कार्बन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल एंड ईथर, एनसीईआरटी में हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलो एल्केन्स वाला पार्ट अलग से दिया हुआ है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अलग दिया हुआ है। मैंने इनको एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि कंसेप्चुअली इनमें जो मेजर रिएक्शंस आती हैं बच्चों, वो दो ही तरह की आती हैं। वो होती हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शंस से 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन बहुत हाई चांस है। यानी आप देख सकते हो कि अगर किसी बच्चे को जीओसी आईपीएससी आइसोमेरिज्म आता है, हाइड्रोकार्बन के बाद ये वाला पार्ट आता है, तो उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 4 से 5 क्वेश्चन का काम हो गया है ना। यहां पे अगर हम बात करें बच्चों, जो क्वेश्चन मेनली आते हैं SN2 से थोड़े कम आते हैं, पर आने को आ सकता है, लेकिन SN1 और उसका रेट कंपैरिजन से काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, और रेट जो होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, इससे क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई रहते हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बच्चों बात करूं E2 रिएक्शन का, E2 का मतलब होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, उसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और उसमें सेटजेफ एलिमिनेशन कब होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन कब होता है, मेजर कब बनता है, कौन सा प्रोडक्ट मेजर है, तो ये सबसे हॉटेस्ट टॉपिक्स हैं। वी मस्ट नो दिस। अब यहाँ पे अगेन यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें आने चाहिए। और एक अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी और उसके कंपैरिजन से क्वेश्चन हमेशा से ही बनते हैं। अगर हम ईथर्स की बात करें तो ईथर्स में 2 ही रिएक्शन सबसे जोरदार और इंपॉर्टेंट है। एक तो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है, कब बन पाएगा ईथर, कब नहीं बन पाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है ईथर का जब HI के साथ रिएक्शन होता है, व्हेन ईथर रिएक्ट्स विद HI, तब SN1 होगा या SN2 होगा। और ईथर का अगर हमें हाइड्रोलिसिस करना है तो वो SN1 मैकेनिज्म होता है बच्चों, और उसके रेट पे भी क्वेश्चन बनते हैं। यानी ईथर का HI के साथ रिएक्शन, ईथर का हाइड्रोलिसिस, ईथर का रिएक्शन जो हमने विलियमसन ईथर किया, ये 3 चीज़ें हमें टिप्स पे होनी चाहिए। अलॉन्ग विद दैट अल्कोहल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो एक इवन मैकेनिज्म होता है और जहां पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से लिंक करते हुए क्वेश्चंस बनते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो तो पूछा गया है नंबर ऑफ AgCl फॉर्म्ड बाय रिएक्शन विद AgNO3। अब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो रिएक्शन होता है, बता सकते हो कौन सा रिएक्शन होता है बच्चों? ये रिएक्शन होता है यस SN1, दिस रिएक्शन इज SN1। ठीक है। अच्छा, एक बात आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी का सबसे जो फेवरेट पार्ट है वो कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आप किस में फील करते हो? कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताना मुझे। अच्छा, अब बात करते हैं POC। देखो ये हमने उसी ऑर्डर में लिया है, ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ तक लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन सही हो सकते हैं आपके। अब रिएक्शन का बाकी बचा हुआ पार्ट भी है, लेकिन उससे बेटर ROI आपको कहाँ मिलेगा? POC में। POC जो है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है बच्चों, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन डन है मतलब आपके। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं POC के, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो, एक क्वेश्चन जो आने का लगभग बहुत हाई चांस है वो है भाई क्लास 11 वाला पार्ट से। क्लास 11 वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि हमारा जिल्डाल मेथड है, ड्यूमास मेथड है, लसाइन टेस्ट है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन है, डिटेक्शन ऑफ हेलोजेंस है फॉर एग्जाम्पल। तो जो 11वीं वाला पार्ट है बच्चों, उससे क्वेश्चन काफ़ी कॉमनली आते हैं। प्लस बायोमॉलिक्यूल के कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्यूरेट्स टेस्ट हो गया। कई सारे ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स के टेस्ट हैं जो लैब मैनुअल में दिए हैं, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, तो वो पर्टिकुलर पार्ट हमें आना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी वाला जो पार्ट है, उससे आजकल काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी का क्लास 11 वाला पार्ट लगभग एक क्वेश्चन उससे डन हो गया, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी उससे आ सकता है। अलॉन्ग विद दैट बच्चों, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का मेथड
प्लस जो फंक्शनल ग्रुप्स के वेरियस इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो भाई एजोडाई फॉर्मेशन होता है, एजोडाई फॉर्मेशन के अलावा लुकास टेस्ट हो गया, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया। तो जो मेजर टेस्ट है बच्चों वो हमें ज़रूर आने चाहिए। अमीनो एसिड का टेस्ट क्या होता है, प्रोटीन का टेस्ट क्या होता है, कौन सा टेस्ट क्या फंक्शन करता है, इट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस, है ना बच्चों। अब देखिए सभी के सभी आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन 29 जनवरी शिफ्ट 1 2023 में आ रखा है और ये हमारा क्रोमेटोग्राम दिया हुआ है और इससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो फंडा है, ये डायरेक्टली हमारा किस में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट की बात कर रखी है, लसाइन टेस्ट से भी क्वेश्चन आता है। तो आप समझ सकते हो कि आपका जो पहला पार्ट है, जो 11th वाला पार्ट है, उससे भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई है। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सब आपको ढंग से आना चाहिए। अब हम बात करते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, तो पीओसी तक भी काम हो जाए तो बात बन जाए, तो इससे आपको प्रायोरिटाइजेशन मिल जाएगी मुझे कहाँ तक कर लेना है ना। अब बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों इसमें मेनली नेम्ड रिएक्शन होती है और 1 या 2 क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो। और यहाँ पे जो नेम्ड रिएक्शन आप सभी जानते हो, जिसमें हमारी एल्डोल रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन, पर्किन नॉर्मली जेई मेन में नहीं आता है। उसके अलावा हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछ लिया, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन पूछ लिया, सोडियम बाइसल्फाइड पूछ लिया, ये सब पार्ट बच्चों बहुत बहुत ज़रूरी है, ये अपने को ढंग से आना चाहिए। इसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन खास तौर पे बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हेलोफॉर्म हो गया, हमारे पास एल्डोल रिएक्शन हो गया, केनिजारो हो गया, एवरीथिंग मस्ट बी ऑन द टिप्स, है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन होके हमारे कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, पीसीसी क्या करता है, रिडक्शन में एलएच क्या करता है, NaBH4 क्या करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन दिक्कत ये आती है कि सर इतने सारे रिएजेंट्स है, भूल जाता हूँ। तो उसका एक ही तरीका है, एक तो सही शॉर्ट नोट्स बनाना, माइंड मैप्स बनाना। जैसे कि आज मैंने रिसोर्स भी आपको बताया, ये जो पर्टिकुलर बुक है, इस बुक के अंदर भी बहुत सारे माइंड मैप्स दिए हुए हैं, आप खुद भी बना सकते हो। यू कैन मेक माइंड मैप्स, खुद से बना सकते हो माइंड मैप्स, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ये आपको रिवीजन में हेल्प करेंगे, लेकिन द की इज टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। द मोर क्वेश्चंस यू डू, उतना आपको याद हो जाएगा। ज़बरदस्ती दिमाग में ऑर्गेनिक को रटने की कोशिश करोगे, भूलते जाओगे, दूर जाते जाओगे, मज़ा नहीं आएगा, है ना बच्चों। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तो क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग यहाँ पे पूछते हैं। अमाइंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, अमाइन से एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई होते हैं, जिसमें प्राइमरीली क्वेश्चन या तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से आता है, या हिंसबर्ग टेस्ट से आता है, या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से आता है बच्चों मेनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरीली कहाँ से आते हैं आप सभी को पता लग गया होगा। एरोमेटिक रिएक्शंस, जिसमें हमारे फिनॉल हो गए, एनिलीन हो गए, ध्यान रखिए इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है, मतलब इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास फिनॉल जो है, एनिलीन जो है, डाइजोनियम की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। इस पूरे पोर्शन से जैसे फिनॉल का नाइट्रेशन है, एनिलीन का नाइट्रेशन है, इसमें प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट है, जब फंक्शनल ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करते हैं, एनिलीन को जब पहले हम एसिड एनिलाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन है बच्चों, इससे मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। यानी मैं आपको बताता हूँ कि जो एरोमेटिक रिएक्शंस हैं, या इससे पहले वाली जो रिएक्शंस है, लास्ट में क्या होता है कि पूरा सिलेबस मिक्स करके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही कॉमन है आज के टाइम में, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेप नहीं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये पर्टिकुलर सीक्वेंशियल रिएक्शन को देखिए। अब इसके अंदर हमारे पास बेंजीन तो दिया हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी इतने सारे रिएजेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा बच्चों, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक नहीं मल्टीपल रिएजेंट हो गया। अब इसमें मैं एक हैक आपके साथ बच्चों शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि शुरू में हमें कई बार लगता है कि यार मुझे सब याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अगर तुझे याद नहीं आ रहा तो तू क्या कर, एक बार के लिए नोट्स को रेफर कर ले, ठीक है। 2 बार रेफर करेगा, 4 बार करेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद तुझे याद हो जाएगा कि भाई ये रिएजेंट क्या करता है। तो शुरू में अगर तुझे याद नहीं भी आ रहा कि यहाँ मैकेनिज्म कौन सा है, या LH ने क्या किया, या NaBH4 ने क्या किया, डोंट वरी, इनिशियली रेफर द बुक और रेफर योर नोट्स, बट इवेंचुअली यू विल बी एबल टू मेमोराइज कि भाई ये रिएजेंट करता क्या है। याद हो जाता है बच्चों, सब याद हो जाता है, एवरीथिंग हैपेंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है बच्चों, इसका ROI इन जनरल लोवेस्ट है।
क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा है, क्वेश्चन एक ही बनता है। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है बच्चों, देखिए 3 पार्ट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है, दूसरा हमारा अमीनो एसिड प्रोटीन वाला पार्ट है, तीसरा हमारा विटामिन वगैरह वो वाला पार्ट है। अब इन तीनों पार्ट में पढ़ने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, मतलब तो अगर ये किसी ने अभी तक किया नहीं हुआ तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि अभी इसमें लग जाओ, है ना। अभी के लिए इतना सेंस नहीं बैठेगा ये। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं या तो शुगर से रिलेटेड, यानी कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट इन जनरल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, कार्बोहाइड्रेट में 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, फ्यूरानोज एंड पायरानोज, यानी या तो वो पायरान से रिजेंबल करते हैं या वो फ्यूरान से रिजेंबल करते हैं। और उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, डाइसैकेराइड बनता कैसे है, शुगर रिड्यूसिंग कब होता है कब नहीं होता है, म्यूटा रोटेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, ये कंसेप्चुअल से, यानी अगर कार्बोहाइड्रेट बायोमोलिक्यूल में कुछ करना है तो कार्बोहाइड्रेट सबसे सही रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, अमीनो एसिड्स की वो लिस्ट हमें पता होनी चाहिए, एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, और पेप्टाइड फॉर्म कैसे होता है, कैसे पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड जो बन गया वो कितने बन सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बच्चों अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको स्ट्रक्चर दिए गए हैं। रो 1 में यू हैव बीन गिवन वेरियस स्ट्रक्चर्स, और रो 2 में आपको उनका नाम दिया हुआ है, ठीक है, कि ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज है, अल्फा डी ग्लूको, क्या नाम है इसका। तो ये फंडे हमें क्लियर होने चाहिए। लेकिन अगेन इस चैप्टर में बच्चों मैं क्लियरली बोलूँगा कि ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो रिलेटिवली लेस है। ओके बच्चों, यस। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं क्रक्स आपको बताऊं, ओवरऑल द गेम इज कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पहले 3-4 चैप्टर्स हैं, यानी GOC, IUPAC, आइसोमेरिज्म के अलावा हाइड्रोकार्बन, हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, ईथर, और इसके अलावा POC अगर आप कर लेते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 70% काम आपका इसी पोर्शन से हो सकता है। उसके अलावा थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला पार्ट जो है हमारा वो है नेम्ड रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, वेरियस रिएजेंट्स, फिर जिसमें मैंने बाकी चैप्टर्स भी आपको बताए, राइट। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको डील करना है बच्चों। अगर आप इस तरीके से मेहनत करते जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, यू विल डू द बेस्ट। अगर आप चाहते हो कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी ऐसा ही सेशन लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, एंड लाइक कर देना फुल जोश में।